नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर ग्रोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ओ लेवल के M2R5 पेपर के टॉप 100 MCQ को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको पेशेंस के साथ देखिए। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको आप नोट डाउन अपनी नोटों पर कर सकते हैं, और इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो वह डाउट आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। किसी पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है HTML से। सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत किस टैग से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं HTML होता क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से किसी भी वेबसाइट का हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ हमें कंटेंट, कोई भी कंटेंट है कहाँ प्रदर्शित करना है, ये तय करती है आपकी HTML लैंग्वेज। और उसको सजाने के लिए फॉर्मेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपका CSS आता है, जिसकी फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। ठीक है, आपका जो HTML है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबसे पहली फुल फॉर्म याद करिए HTML, दूसरी याद करिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, तीसरी याद करिए XML। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक फुल फॉर्म और याद करिए DHTML। DHTML डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई होप आपको चारों फुल फॉर्म याद हो गई होंगी। आप फुल फॉर्म बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमने 170 ओ लेवल की 170 टॉप 170 फुल फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप जाके हमारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहां पे आपकी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न था HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत किस टैग से होती है। HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत किस टैग से होती है। तो सबसे पहला होता है आपका HTML टैग। सबसे पहले HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद आता है टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ऐसे करके आपका सीक्वेंसली चलता है। तो सबसे पहले क्या चलता है HTML, और लास्ट में भी अब आपका क्लोज होता है HTML के साथ। तो सबसे पहला क्या होता है HTML। उसके बाद आता है आपका हेड टैग। क्या आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग, टाइटल टैग अपना टाइटल डालेंगे, उसके बाद आप टाइटल को क्लोज कर देंगे तो टाइटल क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है हेड क्लोज, आप हेड को क्लोज कर सकते हैं। कल को आपको पूछा जाए कि हेड के शुरुआत में, हेड के क्लोज के बीच में कौन सा टैग आ जाता है, तो आप जवाब देंगे टाइटल टैग। ठीक है, तो आई होप आपको ये टैग का सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत किस टैग से होती है HTML टैग से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वेब पेज का टाइटल। वेब पेज का टाइटल कहाँ लिखा होता है। बॉडी में, हेड में, टाइटल में, मेटा में। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो जो आपका वेब पेज का जो टाइटल है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे ना, हेड के अंदर क्या होता है टाइटल, और टाइटल में ही क्या लिखा जाता है वेब पेज का टाइटल। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 3, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। BR टैग, लाइन टैग, HR टैग, HL टैग। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो इसके लिए हम HR टैग यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूलर। आपसे पूछ ली जाए HR टैग की फुल फॉर्म तो आप जवाब देंगे हॉरिजॉन्टल रूलर। क्लियर हुआ। लाइन को ब्रेक करने के लिए आपकी BR टैग यूज होती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी टैग होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 4, बोल्ड टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा टैग सही है। जैसे मैंने लिखा राम, और इसको मुझे बोल्ड में दिखाना है, मतलब गहरा करना है। वैसे बेसिकली MS वर्ड वगैरह में तो हम सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा काम नहीं होता है। वेब पेज में ऐसा काम नहीं होता है, उसके लिए टैग इस्तेमाल करे जाते हैं। तो उसके लिए आप B टैग भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का भी मतलब होता है बोल्ड करना, और B का भी मतलब होता है बोल्ड करना। क्लियर हुआ। तो आपका B और C सही है दोनों, तो B एंड C बोथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा बोल्ड जैसा कोई टैग यहाँ पे नहीं होता है, बोल्ड नहीं होता है, B टैग होता है और स्ट्रॉन्ग टैग, दोनों सेम तरीके से व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट किस एट्रीब्यूट से दिया जाता है। तो इमेज का जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो किस एट्रीब्यूट की सहायता से दिया जाता है। टाइटल, SRC, ऑल्ट, नेम। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो जो आपका अल्ट है, जो आपका
अल्ट है, जो अल्ट एट्रीब्यूट है वो इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर लिस्ट के लिए सही टैग कौन सा है? ऑर्डर लिस्ट के लिए सही टैग कौन सा है? मैं आपको बता दूं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, तो ये आ गया आपके ऑर्डर लिस्ट में, और अनऑर्डर लिस्ट में आपका क्या आ गया? जैसे इस तरीके से चिन्ह हो गया, गोल बुलेट हो गई, सर्किल हो गया, ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों है आपके अनऑर्डर लिस्ट। ये क्या चीज होती है आपकी? ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो जो क्रमागत होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये ऑर्डर लिस्ट, और इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट के लिए सही टैग कौन सा है? ऑर्डर लिस्ट के लिए बताइए। तो यहां से फुल फॉर्म की बात करें, यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट, ओएल होता है ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट होता है लिस्ट आइटम, एलआई होता है लिस्ट आइटम। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपकी यूज होने वाली होती है ओएल। क्या होती है? ओएल टैग। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पूछा जाता अनऑर्डर लिस्ट के लिए तो आप जवाब देते यूएल टैग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, जैसे बेसिकली हम डब्बा लेते हैं, लिखने के लिए डब्बा लेते हैं, उस डिब्बे को हम छोटे से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे एक चिन्ह आएगा, वहां से छोटे से बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप क्या है? तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो इनपुट टाइप में क्या चीज इनपुट करेंगे? टेक्स्ट इनपुट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, या फील्ड इनपुट करेंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स में इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करेंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म डेटा भेजने के लिए कौन सा बटन टाइप होता है? जैसे फॉर्म में, जैसे हमने फॉर्म बना लिया, बहुत खूबसूरत फॉर्म बना, उसके बाद हमें उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखना है, तो हमें किस चीज को, क्या चीज बनाना पड़ेगा, कौन सा बटन बनाने पड़ेगा? तो रीसेट बटन, सबमिट, यस एंड। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो जो आपका सबमिट होता है ना, जो आपका सबमिट होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक बार वापस से करते हैं। जो आपका सबमिट होता है, सबमिट करता क्या है? सबमिट बटन डेटा, सबमिट बटन डेटा जो होता है उसको सर्वर पे भेजता है। कहां भेजता है? सर्वर पे। तो इसीलिए क्या बनाया जाता है? सबमिट बटन। तो यहाँ पे एक सबमिट बटन बना सकते हैं और एक आपका कैंसिल बटन बना सकते हैं। M2R5 के प्रैक्टिकल में फॉर्म बनाने को आता है, जिसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 9, मल्टीपल लाइन इनपुट टाइप के लिए कौन सा टैग है? जो मल्टीपल लाइन होती है, मतलब एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरी बार तीसरी लाइन, तीसरी बार चौथी लाइन, तो इसके लिए इनपुट टाइप के लिए कौन सा टैग है? बताइए। इनपुट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो जो आपका टेक्स्ट एरिया है, जो आपका टेक्स्ट एरिया टैग है, वो मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट देता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर संख्या 10 आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है सीएसएस से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, जो कि एचटीएमएल लिखे डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए होता है, उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है, डिजाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को एचटीएमएल से, मतलब सीएसएस को एचटीएमएल से लिंक करने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? स्टाइल टैग, सीएसएस टैग, स्क्रिप्ट टैग, लिंक टैग। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका लिंक। तो लिंक के माध्यम से हम इसको HTML से CSS को जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके एक दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को अभी लाइक कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनलाइन CSS किस एट्रीब्यूट के द्वारा लिखा जाता है? क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, फॉन्ट एट्रीब्यूट। बताइए जो आपकी इनलाइन सीएसएस होती है ये किस एट्रीब्यूट के द्वारा लिखी जाती है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? यदि हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप किस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे? बताइए। बीजी कलर, टेक्स्ट कलर, कलर या फॉन्ट कलर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका कलर। तो केवल आप टेक्स्ट का कलर यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर नामक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीएसएस में कमेंट कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, वी, सी या डी? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। सीएसएस में कमेंट कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका सी। तो स्लैश दबाएंगे,
हैश स्लैश स्टार और सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट का एक प्रारूप होता है जो सीएसएस में प्रदर्शित करता है कि भाई ये कमेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 14, एलिमेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आपको मैं बता दूं सीएसएस में प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को यदि हमें सेंटर में अलाइन करना है, लेफ्ट सेंटर राइट, यदि हमें सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, फ्लोट पोजीशन फ्लोट प्रॉपर्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, सेंटर लिखेंगे, देन सेमीकोलन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी होती है प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, सेंटर करना है तो सेंटर, राइट करना है तो राइट। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पैडिंग का शब्द किससे होता है, पैडिंग का संबंध किससे होता है। जो आपका पैडिंग होता है वो क्या होता है, किस चीज को हम पैडिंग कह देते हैं। बॉर्डर के बाहर की स्पेस पैडिंग होती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट साइज। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के स्पेस को क्या बोल देते हैं, पैडिंग स्पेस। क्या बोल देते हैं, पैडिंग स्पेस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, बॉर्डर और मार्जिन के बीच कौन सा होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बॉर्डर और मार्जिन के बीच में पाई जाती है। कंटेंट, पैडिंग, बैकग्राउंड, फॉन्ट। बताइए बॉर्डर और मार्जिन के बीच कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका पैडिंग। तो बॉर्डर और मार्जिन के बीच में होता कौन है, पैडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीएसएस में डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टैटिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टैटिक। तो सीएसएस में जो डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू होती है वो आपकी स्टैटिक होती है। अगला प्रश्न एंगुलर जेएस से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, एंगुलर जेएस किस लैंग्वेज पर आधारित है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी। बताइए जो आपका एंगुलर जेएस है वो किस लैंग्वेज पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो जो आपका एंगुलर जेएस है वो जावास्क्रिप्ट पर आधारित फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट पर आधारित एक फ्रेमवर्क होता है। तो जावास्क्रिप्ट विद द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एंगुलर जेएस में एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव है। ठीक है, एंगुलर जेएस में एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव है, एनजी मॉडल, एनजी ऐप, एनजी फाइंड, एनजी इंटी, एनजी निट। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका एनजी ऐप। तो एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एनजी ऐप। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20, एंगुलर जेएस में टू वे डेटा वाइंडिंग किस डायरेक्टिव से होती है। ठीक है, एंगुलर जेएस में जो टू वे डेटा वाइंडिंग होती है वो किस डायरेक्टिव से होती है, कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है, एनजी वाइंड, एनजी रिपीट, एनजी मॉडल, एनजी ऐप। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सेम डिट्टो एग्जाम में मिल जाएंगे छपे हुए। ठीक है, तो आप इनको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका एनजी मॉडल। क्या है इसका राइट आंसर, एनजी मॉडल। तो जो एनजी मॉडल होता है डायरेक्टिव वो टू वे डेटा वाइंडिंग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21, एचटीएमएल में हाइपरलिंक खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता है। एचटीएमएल में हाइपरलिंक खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता है, एसआरसी एट्रीब्यूट, लिंक एट्रीब्यूट, एच हर्प एट्रीब्यूट, ओपन एट्रीब्यूट। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका एच हर्प एट्रीब्यूट। एच हर्प एट्रीब्यूट ये करता क्या है, जो एच हर्प एट्रीब्यूट होता है वो हाइपरलिंक खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, न्यू टैब में लिंक ओपन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है। जैसे हमें एक टैब है, हम प्लस पे करें एक नए टैब पे पहुंच जाएंगे, तो नए टैब पे स्टार्ट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट हमें इस्तेमाल किया जाता है। बताइए टारगेट, एच हर्प, ओपन, ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका टारगेट। क्या है, टारगेट। तो टारगेट इज इक्वल टू डबल कोड ब्लैंक, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैंक डबल कोड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नए टैब में ये चीज ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, टारगेट एट्रीब्यूट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23, एचटीएमएल में जो डिव टैग होता है वो किसके लिए उपयोग होता है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए, सेक्शन ब्लॉक बनाने के लिए, लिंक बनाने के लिए, या टेबल बनाने के लिए। बताइए जो डिव एलिमेंट है, जो डिव टैग है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैग होता है।
तो जो div का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम div का इस्तेमाल करते हैं वो ब्लॉक या सेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि हमें ब्लॉक बनाना होगा या सेक्शन बनाना होगा तो हम div टैग का यूज करेंगे HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आप एक फुल फॉर्म और याद करिए, SGML, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अपनी तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं यदि आप 170 फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं, तो वहां से आपको फुल फॉर्म सेम टू सेम एग्जाम में छपी हुई मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, HTML में स्पेन टैग कैसा एलिमेंट है? HTML में जो आपका स्पेन टैग होता है वो कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, टेबल है या लिस्ट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। तो जो आपका इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है, कैसा है? इनलाइन एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, HTML5 में सीमेंटिक टैग कौन सा होता है? सीमेंटिक टैग कौन सा होता है? फॉन्ट टैग, सेंटर टैग, सेक्शन टैग, बिग टैग। तो इसका राइट आंसर आपका सेक्शन टैग। तो जो सेक्शन टैग है वो HTML5 में एक सीमेंटिक टैग होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, HTML में वीडियो टैग कौन सा है? HTML में वीडियो टैग कौन सा है? आपको पता है HTML में हम वीडियो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, देन उसको ऑटो प्ले की सहायता से भी चला सकते हैं। तो HTML में वीडियो टैग कौन सा है? मीडिया टैग, मूवी टैग, वीडियो टैग या बिड टैग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका वीडियो टैग। क्या है आपका राइट आंसर? वीडियो टैग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, फॉर्म मेथड पोस्ट का उपयोग कब होता है? जो पोस्ट होता है उसका उपयोग कब होता है? यूआरएल में डेटा दिखाने के लिए, सिक्योर तरीके से डेटा भेजने के लिए, लिंक बनाने के लिए या स्टाइलिंग के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका सिक्योर तरीके से डेटा को भेजने के लिए। तो सिक्योर तरीके से डेटा को भेजने के लिए हम पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28, हिडन फील्ड के लिए कौन सा सही इनपुट टाइप क्या है? सीक्रेट, पासवर्ड, हिडन, इनविजिबल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका हिडन। क्या है राइट आंसर आपका? हिडन। ठीक है, तो आप टाइप में हिडन लिखेंगे तो हिडन फील्ड बन जाता है और बना देता है ये। ठीक है, हिडन। अगला प्रश्न है आपका, CSS में टेक्स्ट को अपर केस करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, केस? आपको मैं बता दूं कि CSS से प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर। ठीक है, तो CSS में टेक्स्ट को अपर केस करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या है राइट आंसर इसका? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इससे हम अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30, CSS में अंडरलाइन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग होती है? टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन लगती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31, एक्सटर्नल CSS को HTML में यदि हम लिंक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी है? एक्सटर्नल CSS को HTML में लिंक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट जरूरी है? SRC, रेल, टाइप या मीडिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका रील। तो मतलब रिलेशन बताता है, देन आप उसको लिंक लगा के एडिट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32, CSS में डिफॉल्ट डिस्प्ले पोजीशन, CSS में डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? इनलाइन ब्लॉक या एलिमेंट के अनुसार अलग अलग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है वो डिपेंड करती है कि एलिमेंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एलिमेंट पर। ठीक है, तो एलिमेंट के अनुसार अलग अलग। तो CSS में डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33, CSS में एलिमेंट को लेफ्ट साइड फ्लोट कराने के लिए क्या प्रॉपर्टी है? पोजीशन, अलाइन, फ्लोट, डिस्प्ले? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर,
इसका राइट आंसर आपका फ्लॉट। क्या राइट आंसर इसका? फ्लॉट। फ्लॉट से हम इसको लेफ्ट अलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34। CSS बॉक्स मॉडल का सबसे अंदरूनी भाग कौन सा होता है? जो आपका बॉक्स मॉडल होता है उसका सबसे अंदरूनी भाग कौन सा होता है? मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका कंटेंट। तो सबसे अंदरूनी भाग को क्या बोल देते हैं? कंटेंट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35। CSS में विड्थ प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है? CSS में विड्थ प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है? मार्जिन पर, बॉर्डर पर, कंटेंट एरिया पर या पैडिंग पर? जो चौड़ाई वाली आपकी प्रॉपर्टी होती है विड्थ प्रॉपर्टी, वो किस पर अप्लाई होती है CSS में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका कंटेंट एरिया पर। किस पे? कंटेंट एरिया पर ये अप्लाई हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। एंगुलर JS में कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए क्या प्रयोग होता है? फंक्शन, डायरेक्टिव, मॉड्यूल, सर्विस। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका फंक्शन। तो एंगुलर JS में जो फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल डिफाइन करने के लिए प्रयोग करे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 37। एंगुलर JS में मॉड्यूल बनाने के लिए कौन सा मेथड है? मॉड्यूल बनाने के लिए कौन सा मेथड है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, एंगुलर डॉट मॉड्यूल स्टार्ट ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मॉडल क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर JS में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38। एंगुलर JS में MVC में B का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए कि MVC की फुल फॉर्म क्या होती है। MVC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MVC की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉडल व्यू कंट्रोलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो वी का मतलब पूछा है तो आप जवाब क्या देंगे? व्यू। क्या जवाब देंगे? व्यू। तो व्यू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39। वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे हमारे पास कोई वेबसाइट है और बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर क्या बनती है? एक वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर क्या बनती है? एक वेबसाइट। उसको हम सर्वर पर डालना चाहते हैं, इंटरनेट पर डालना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताइए। डिजाइनिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग, लिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका होस्ट करना, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। ठीक है, तो इंटरनेट पर पब्लिश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? होस्ट करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40। डोमेन नेम एग्जांपल कौन सा है? डोमेन नेम एग्जांपल कौन सा है? www, http.com, google.com। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो डोमेन नेम एग्जांपल कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका डी। तो जो google.com है, जो गूगल आपका .com है, एक डोमेन नेम का एग्जांपल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41। HTML में आई फ्रेम का उपयोग किस लिए होता है? इमेज इंसर्ट करने के लिए, वीडियो प्ले करने के लिए, एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए, एनिमेशन के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 41। बताइए इसका राइट आंसर। तो जो आई फ्रेम है उसका यूज किया जाता है एक वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वेब पेज है और हमें इधर डिस्प्ले करना है एक दूसरा वेब पेज, तो हम आई फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक वेब पेज के अंदर, एक बड़े वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज आपको डिस्प्ले कराना है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आई फ्रेम का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42। HTML में मेटा टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? इमेज शो कराने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोल देते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो SEO और पेज इंफॉर्मेशन के लिए, लिंक बनाने के लिए या टेबल डिजाइन करने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेज इंफॉर्मेशन के लिए मेटा का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 43। HTML5 में कौन सा इनपुट टाइप नया है? HTML5 में
कौन सा इनपुट टाइप नया ऐड किया गया है, कौन सा नया है? टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, हिडन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ईमेल। ठीक है, ईमेल की आप फुल फॉर्म कमेंट डाउन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को किसने बनाया है, किसने भेजा था ईमेल को, ये भी आप कमेंट डाउन में हमें बताएंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44। HTML में लेबल जो टैग होता है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? HTML में लेबल टैग का प्रयोग किस लिए करते हैं? हेडिंग के लिए, इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, इमेज के लिए, या लिंक के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, आप एक क्वेश्चन कमेंट डाउन और कर दीजिए। HTML में आपकी कितनी प्रकार की हेडिंग्स होती हैं? HTML में आपकी कितनी प्रकार की हेडिंग्स होती हैं? HTML के जनक कौन है? ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट डाउन कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका HTML में ऑटो प्ले एट्रीब्यूट किस टैग के साथ यूज होता है? जो आपका HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें जो आपका ऑटो प्ले एट्रीब्यूट होता है वो किस टैग के साथ यूज होता है? इमेज टैग के साथ, ऑडियो वीडियो के साथ, आई फ्रेम के साथ, या फॉर्म के साथ? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ऑडियो वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑटो प्ले। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46। CSS में एलिमेंट को हाइड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? विजिबल, डिस्प्ले, नन, हाइड, या ओपेसिटी 1? बताइए CSS में एलिमेंट को हाइड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका डिस्प्ले में आप वैल्यू देंगे नन। डिस्प्ले में क्या वैल्यू देंगे? नन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47। CSS में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज किस लिए किया जाता है? कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज, एलिमेंट की स्टैकिंग ऑर्डर लगाने के लिए, या बॉर्डर सेट कराने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका एलिमेंट की स्टैकिंग ऑर्डर करने के लिए। एलिमेंट की स्टैकिंग ऑर्डर करने के लिए। क्लियर हुआ? हम जेड इंडेक्स में एलिमेंट की ऊपर से नीचे की ओर स्टैकिंग ऑर्डर तय कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48। CSS में रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बहुत अच्छा शब्द है ये, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए कौन सा यूज होता है? मीडिया क्वेरी, सिलेक्टर, एट्रीब्यूट, या एनिमेशन? बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका मीडिया क्वेरी। क्या यूज होता है? मीडिया क्वेरी। तो CSS में रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? मीडिया क्वेरी। अगला प्रश्न है आपका CSS में फॉन्ट फैमिली सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यदि हमें CSS में फॉन्ट फैमिली सेट करनी, न्यू टाइम रोमन हो गया, है ना, आपका गीगी होगा, किलर हो गया, चिलर हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, ये सारी चीज हमें सेट करनी है, फॉन्ट फैमिली सेट करनी है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट स्टाइल्स। आपके CSS प्रॉपर्टीज के सवाल काफी अच्छे बनते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो CSS में फॉन्ट फैमिली सेट कराने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉन्ट फैमिली। क्या है आपका राइट आंसर? फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में आप वैल्यू टाइप कर देंगे, जैसे आपने कर दिया, मान लीजिए गीगी, क्या कर दिया? गीगी, और इसको सेमीकोलन से आपने अलग कर दिया, तो आपका जो डेटा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गीगी फॉन्ट में। क्वेश्चन नंबर 50। CSS में कर्सर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? CSS में कर्सर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? माउस, पॉइंटर, कर्सर, हैंड? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका कर्सर। तो यदि हमें कर्सर चेंज करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कर्सर प्रॉपर्टी का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। CSS में पोजीशन कॉलन एब्सोल्यूट किस पर डिपेंड करता है? ब्राउजर विंडो पर, पेरेंट एलिमेंट पर, नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर पर, बॉडी टैग पर? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर पर। क्या डिपेंड करता है? पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 52। CSS में क्लियर फिक्स का यूज किस लिए होता है? टेक्स्ट क्लियर करने के लिए, फ्लोट इशू सॉल्व कराने के लिए, बॉर्डर हटाने के लिए, या मार्जिन सेट करने के लिए? बताइए जो क्लियर फिक्स होता है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, फ्लोट इशू सॉल्व कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर
फिक्स। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 53, एंगुलर जेएस में डेटा इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव है? ठीक है, एनजी बाइंड डायरेक्टिव, एनजी मॉडल, एनजी आईनेट, एनजी ऐप। बताइए एंगुलर जेएस में डेटा इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका एनजी आईनेट, एनजी आईनेट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, एंगुलर जेएस में लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है? एनजी रिपीट, एनजी इफ, एनजी शो, एनजी बाइंड। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए मिल जाएंगे, आप इनको याद कर सकते हैं, आप इनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका एनजी रिपीट। क्या राइट आंसर इसका? एनजी रिपीट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, एंगुलर जेएस में सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? पेज रिलोड पर, सर्वर साइड रेंडरिंग पर, क्लाइंट साइड रेंडरिंग पर, डेटाबेस क्वेरी पर। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। तो जो आपका एसपीए है वो जो एसपीए का कॉन्सेप्ट है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग पर आधारित होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग पर आधारित होता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56, एचटीटीपीएस में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी किसके थ्रू मिलती है? आपसे पूछा जाए एचटीटीपी की फुल फॉर्म, तो जवाब देंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाए एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म, तो आप जवाब देंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें एस एक्स्ट्रा आ गया, उसका मतलब है एसएसएल। क्या मतलब है? एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसमें जो ज्यादा सिक्योरिटी होती है वो इन भाई साहब के कारण होती है, इन सर्टिफिकेशन के कारण होती है, एसएसएल के कारण। ठीक है, तो एचटीटीपीएस में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी किसके थ्रू मिलती है? एचटीएमएल के थ्रू, एफटीपी के थ्रू, एसएसएल या टीएलएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू? बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका समझ में आ गया होगा, एसएसएल के थ्रू। अगला प्रश्न है आपका एसईओ का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, वेबसाइट का फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, वेबसाइट का जो पहला पेज आता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज, कवर पेज, लॉगिन पेज, एंड पेज। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका इंडेक्स पेज। तो वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोल देते हैं? इंडेक्स पेज। अगला प्रश्न है आपका एचटीएमएल में नैव टैग, एचटीएमएल में नैव टैग का उपयोग किस लिए होता है? इमेज दिखाने के लिए, नेविगेशन लिंक के लिए, वीडियो चलाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। तो नैव टैग का इस्तेमाल नेविगेशन लिंक को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो नेविगेशन लिंक इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60, HTML5 में हेडर टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज के मेन कंटेंट के लिए, फुटर बनाने के लिए, पेज या सेक्शन का हेडर के लिए, या टेबल बनाने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, पेज या सेक्शन के हेडर के लिए इस्तेमाल करते हैं आप हेडर टैग। ठीक है, HTML में फुटर टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पेज के नीचे के कंटेंट के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, हेडिंग शो करने के लिए, मेनू डिजाइन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, पेज के नीचे का कंटेंट डिस्क्राइब करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 62, HTML में प्रोसेस टैग का उपयोग किस लिए होता है? वीडियो प्ले करने के लिए, डाउनलोड टास्क प्रोग्रेस दिखाने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका डाउनलोड टास्क प्रोसेस दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस टैग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63, सीएसएस में एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर की स्पेस को क्या कहते हैं? जैसे सीएसएस में जो कोई भी आपका एलिमेंट है उसके बॉर्डर के बाहर की स्पेस को क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं, मार्जिन, कंटेंट, आउटलाइन? बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका मार्जिन। क्या है राइट आंसर आपका? मार्जिन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64, सीएसएस में एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर की स्पेस को क्या कहते हैं? एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर की स्पेस को क्या कहते हैं? बाहर की स्पेस को तो हमने समझ लिया, लेकिन अंदर की स्पेस को क्या कहते हैं? तो बाहर की स्पेस आपकी कौन थी? मार्जिन। अब अंदर की स्पेस आपकी कौन होगी? सीएसएस में एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर की स्पेस को क्या कहते हैं? मार्जिन, कंटेंट, पैडिंग, बैकग्राउंड? बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर वो होती है आपकी पैडिंग। क्या होती है?
पैडिंग। यदि आप M1 R5 की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं तो हमने टॉप 200 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। आपके लिए वो क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, हमने हर क्वेश्चन को उसमें समझाया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65, CSS में फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट वेट, बोल्ड। बताइए, CSS में यदि हम किसी फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका फॉन्ट वेट। क्या है राइट आंसर आपका? फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट की सहायता से हम उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63, CSS में डिस्प्ले नन का क्या इफेक्ट होता है? एलिमेंट इनविजिबल होता है पर स्पेस लेता है, एलिमेंट कंप्लीटली रिमूव हो जाता है लेआउट से, सिर्फ टेक्स्ट हाइड होता है, बॉर्डर हाइड होता है। बताइए, CSS में डिस्प्ले के साथ यदि हम नन प्रॉपर्टी को अप्लाई करा देते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका एलिमेंट कंप्लीटली रिमूव हो जाता है लेआउट से। तो लेआउट से जो भी एलिमेंट आपने लिखा होगा वो सारा हाइड हो जाएगा, रिमूव हो जाने का काम करेगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 67, CSS में विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी में यदि हम हिडन रख देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? एलिमेंट और स्पेस दोनों गायब हो जाते हैं, एलिमेंट विजिबल होता है, एलिमेंट हाइड होता है पर स्पेस रहती है, सिर्फ कलर चेंज होता है। बताइए, यदि हम विजिबिलिटी में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिडन रख देते हैं तो इससे हमें क्या प्रभाव आउटपुट में देखने को मिलता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका एलिमेंट हाइड होता है पर स्पेस रहती है, एलिमेंट हाइड हो जाता है पर स्पेस तो रहती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68, CSS में रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए कौन सी यूनिट बेस्ट मानी जाती है? PX, सेंटीमीटर, परसेंटेज, EM, REM, इंच। बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका परसेंटेज, EM या REM। ठीक है, ये तीनों रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बेहतर यूनिट्स हैं, सबसे बेहतर यूनिट्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 69, CSS में फ्लेक्स बॉक्स का मेन यूज क्या होता है? इमेज को एडिट करने के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए, लेआउट अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एनिमेशन के लिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका लेआउट, इसका राइट आंसर है आपका लेआउट अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका फ्लेक्स बॉक्स। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70, जो क्वेश्चन आ रहा है आपका एंगुलर जेएस से। एंगुलर जेएस में कंडीशनल डिस्प्ले के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है? ng रिपीट, ng इफ, ng मॉडल, ng init। बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका ng इफ। तो कंडीशन के आधार पे क्या आपका उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्टिव ng इफ। क्या यूज करते हैं? ng इफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 71, एंगुलर जेएस में HTML इनपुट से डेटा लेने के लिए कौन सा डायरेक्टिव है? एंगुलर जेएस में यदि हम HTML इनपुट से डेटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज किया जाता है? ng bind, ng repeat, ng model, ng app। बताइए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ng मॉडल। क्या राइट आंसर आपका? ng मॉडल। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 75, HTML में नेव टैग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? चित्र को प्रदर्शित करने के लिए, नेविगेशन लिंक दिखाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। आई थिंक ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका नेविगेशन लिंक दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 76, हेडर टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज के मुख्य कंटेंट के लिए, पेज या सेक्शन के शीर्ष भाग के लिए, पेज के निचले भाग के लिए, या तालिका बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका पेज या सेक्शन के शीर्ष, टॉप, ऊपर वाले भाग के लिए हेडर इस्तेमाल करेंगे और नीचे वाले भाग के लिए आप फुटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो HTML में फुटर टैग का उपयोग किस लिए होता है? पेज के निचले भाग की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 78, HTML में प्रोसेस टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑडियो चलाने के लिए, कार्य की प्रगति दिखाने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका जो वर्क है उसकी प्रोसेस को दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस टैग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 79, CSS में बॉर्डर के बाहर की जगह को क्या कहते हैं? पैडिंग, मार्जिन, कंटेंट, आउटलाइन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर।
बताइए क्वेश्चन नंबर 79। सीएसएस में बॉर्डर के बाहर की जगह को क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका मार्जिन। तो सीएसएस में जो बॉर्डर की बाहर की जगह होती है वो क्या होती है आपकी? मार्जिन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न संख्या 80। सीएसएस में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को क्या कहते हैं? सीएसएस में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, पैडिंग कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं या फ्रेम कहते हैं? बताइए। सीएसएस में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 80 है आपका, सीएसएस में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका पैडिंग। क्या कहते हैं आपकी? पैडिंग। यहाँ पे पूछा गया था बॉर्डर के बाहर की जगह को हम कहते हैं मार्जिन, और आपका जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को उसको बोलते हैं हम पैडिंग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 81। सीएसएस में टेक्स्ट को बोल्ड कराने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट वेट या बोल्ड? इसका राइट आंसर है आपका फॉन्ट वेट नामक प्रॉपर्टी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 82। सीएसएस में डिस्प्ले नन का क्या प्रभाव होता है? सीएसएस में डिस्प्ले नन का क्या प्रभाव होता है? तो सीएसएस में जो डिस्प्ले नन का प्रभाव होता है वो तो होता है आपका एलिमेंट और उसकी दोनों जगह हट जाती है। ठीक है, एलिमेंट और उसकी दोनों जगह हट जाती है, रिमूव हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 83। सीएसएस में विजिबिलिटी हिडन, यदि हम विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एलिमेंट पूरी तरह हट जाता है, एलिमेंट दिखाई देता है, एलिमेंट छिप जाता है लेकिन जगह बनी रहती है, या रंग बदल जाता है? बताइए। यदि हम विजिबिलिटी में जो उसकी प्रॉपर्टी है हिडन प्रॉपर्टी डाल देंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे प्रभाव जो पड़ने वाला है, प्रभाव जो आपका पड़ने वाला है वो पड़ेगा, स्पेस तो बनी रहेगी लेकिन एलिमेंट जो है वो छिप जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट छिप जाएगा लेकिन जगह बनी रहेगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 84। सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है? पिक्सल, सेंटीमीटर, प्रतिशत, ईएम, आरईएम, इंच? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रतिशत, ईएम, आरईएम, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 85। जो सीएसएस में फ्लैक्स बॉक्स किया जाता है, फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका मुख्य उपयोग क्या है? चित्र संपादन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए, लेआउट को व्यवस्थित करने के लिए या एनिमेशन बनाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर। तो लेआउट को व्यवस्थित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स बॉक्स। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। एंगुलर जेएस में शर्त के आधार पर एलिमेंट दिखाने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है? एनजी रिपीट, एनजी इफ, एनजी मॉडल, एनजी आईनेट? बताइए। शर्त के आधार पर, तो जो आपका एनजी इफ है, एनजी इफ है वो डायरेक्टिव क्या करता है? शर्त के आधार पर एलिमेंट को दिखाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 87। एंगुलर जेएस में इनपुट फील्ड से डेटा प्राप्त करने के लिए
इनपुट फील्ड से डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है? एनजी माइंड डायरेक्टिव, एनजी रिपीट, एनजी मॉडल, एनजी ऐप। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका एनजी मॉडल। तो एनजी मॉडल डायरेक्टिव की सहायता से हम इनपुट फील्ड से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 88, मेटा डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चित्र अपलोड करना, सर्च इंजन को पेज का सारांश देना, सीएसएस लागू करना या जावास्क्रिप्ट चलाना। तो जो मेटा में जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो एसईओ और पेज की इंफॉर्मेशन से लिंक की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर को आपका सर्च इंजन को पेज का सारांश देना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 89, साइट मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेब को डिजाइन करने के लिए, सर्वर सेटअप के लिए, सर्च इंजन स्क्रॉलिंग के लिए, होस्टिंग के लिए। बताइए। जो आपका साइट मैप है, जो आपका साइट मैप है, इसका उपयोग, माउस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकंड जी। जो आपका साइट मैप है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, सर्वर सेटअप करने के लिए, सर्च इंजन क्रॉलिंग करने के लिए या होस्टिंग करने के लिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर। तो जो आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका सी, सर्च इंजन क्रॉलिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका साइट मैप। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 90, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या अर्थ होता है? केवल डेस्कटॉप के लिए जो चलती है, केवल मोबाइल के लिए, हर डिवाइस पर सही ढंग से दिखना, तेज इंटरनेट की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो करती क्या है? हर डिवाइस पर सही प्रकार से दिखती है, चाहे उसको टैबलेट पे चलाओ, चाहे आप मोबाइल पे चलाओ, चाहे आप कंप्यूटर पे चलाओ, चाहे आप लैपटॉप पे चलाओ, वो होती है आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 89, एचटीएमएल में आर्टिकल टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? साइड बार बनाने के लिए, स्वतंत्र कंटेंट ब्लॉक दिखाने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, लिंक बनाने के लिए। जो आपका आर्टिकल टैग होता है उसका इस्तेमाल हम एचटीएमएल में क्यों करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका स्वतंत्र कंटेंट ब्लॉक दिखाने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंटेंट ब्लॉक दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल टैग का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 90, एचटीएमएल में ए साइड टैग का मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य कंटेंट दिखाने के लिए, अतिरिक्त साइड कंटेंट दिखाने के लिए, हेडर बनाने के लिए या फॉर्म बनाने के लिए। बताइए। तो जो आपका ए साइड होता है वो अतिरिक्त साइड कंटेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टैग होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 91, सीएसएस में एलिमेंट के गोल कोनों, राउंडेड कॉर्नर्स में दिखाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी प्रयोग होती है? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, कॉर्नर रेडियस, आउटलाइन। बताइए। जैसे हमें कोई चीज गोला इस तरीके से बॉर्डर में दिखानी है, जैसे हमारे पास ये शेप है और इसको इसकी किनारी इस तरीके से हल्की सी राउंड रेडियस में करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बॉर्डर रेडियस। क्या राइट आंसर इसका? बॉर्डर रेडियस। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 92, सीएसएस में ओपेसिटी प्रॉपर्टी का उपयोग किस लिए होता है? रंग बदलने के लिए, ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए या बॉर्डर हटाने के लिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आपका ओपेसिटी से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होती है। क्या कंट्रोल होता है? ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होने का काम करती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सीएसएस में ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो में यदि हिडन वैल्यू को पास करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? पूरा कंटेंट दिखता है, अतिरिक्त कंटेंट छिपा देना, स्क्रॉल बार दिखाना या टेक्स्ट को बड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। तो ये करता क्या है? ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको छिपाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 94, एंगुलर जेएस में एनजी शो डायरेक्टिव का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा दोहराने के लिए, शर्त के आधार पर एलिमेंट दिखाने और छुपाने के लिए, इनपुट लेने के लिए, मॉड्यूल बनाने के लिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर। तो ये करता क्या है? शर्त के आधार पर एलिमेंट को दिखाने छुपाने का काम करता है। कौन? एनजी शो डायरेक्टिव। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 95, एंगुलर जेएस में सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजाइन बदलना, डेटा और लॉजिक को साझा करना, एचटीएमएल टैग बनाना, सीएसएस लागू करना। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डेटा और लॉजिक को शेयर करना, साझा करना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 96, कुकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो आपकी कुकीज होती हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता की जानकारी संग्रहित करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, सर्वर
बंद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जो आपकी कुकीज स्टोर होती हैं वो उपयोगकर्ता की जानकारी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 97। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ वेब ब्राउजर? वेबसाइट डिजाइन करना, वेब पेज को प्रदर्शित करना, डोमेन रजिस्टर करना या होस्टिंग प्रदान करना। तो आपको इसका राइट आंसर समझ में आ गया होगा। आपको इस राइट आंसर समझ में आ गया होगा। वेब पेज को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? आपका वेब पेज। अगला प्रश्न है आपका वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर का क्या काम होता है? वेबसाइट को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है आपका सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल, HTML। तो जो सर्च इंजन का एग्जाम्पल है वो है आपका गूगल। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन। लेकिन आपका क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है आपका HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? HTTP और HTTPS में सिक्योरिटी का है मुख्य अंतर, क्योंकि ज्यादा सिक्योर कौन सा होता है? HTTPS। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? S, और S का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो दोनों समान होते हैं। HTTPS अधिक तेज होता है, HTTPS अधिक सुरक्षित होता है। HTTPS में CSS प्रयोग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर समझ में आपको आ गया होगा, HTTPS सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, हमारे इस सेशन का लास्ट प्रश्न। वेब पेज का मुख्य कार्य क्या होता है? वेब सर्वर का मुख्य कार्य क्या होता है? वेबसाइट डिजाइन करना, उपयोगकर्ता को वेब पेज उपलब्ध कराना, डोमेन नाम बनाना, सर्च इंजन चलाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। वेब सर्वर का मुख्य काम क्या होता है? तो उपयोगकर्ता को वेब पेज उपलब्ध कराना इसका मेन काम होता है। तो इस तरीके से हमने आपके साथ M2R5 के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया। इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। आपने यदि M1R5 की अभी तक तैयारी नहीं करी है तो टॉप 200 क्वेश्चंस आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाया हुआ है और दोनों क्लासों की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं, देन हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।